इसको आवाज आ रही है? सैटरडे जो पढ़े थे प्लीज एक नजर सारे देख लेना। एसी चला टेम्परेचर सही रखा है। ये सभी क्या पढ़ रहे थे सर? बाय प्रोडक्ट किसको कहते हैं? इसकी एलोकेशन के मेथड्स पढ़ रहे थे। मैंने पूछा है किसकी एलोकेशन के मेथड्स पढ़? जॉइंट कॉस्ट की जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेशन के मेथड्स पढ़ रहे थे। एक नजर देखा ना फिजिकल क्वांटिटी मेथड क्या था? जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी की बेस पर प्रोपोर्शन बना के एलोकेट करते हैं। सेल वैल्यू मेथड क्या है? सप्लायर पॉइंट की सेल प्राइस फाइंड आउट करना और जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करना। अगर प्रोडक्ट सेलेबल है एट सप्लायर पॉइंट एज इट इज यूज करें, और अगर प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल हो रही है तो हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू कैलकुलेट करके एलोकेशन करें। हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू कैसे आती है? फाइनल सेल प्राइस होता है जिसका प्रोडक्ट बिक्री और उसमें से अल्टीमेट उसमें सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एक लास्ट सिनेरियो मैंने बनाया था इसमें, मैंने वैसे जबानी बोला था, जरा एक डायग्राम बना लें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा आवाज ठीक आ रही है? फाइनली सॉरी बताऊँ। ये सर एंड में फिर मैं ये बात करने लग गया था कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स सेपरेट पॉइंट पे सेल हो रही हो, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, और कोई एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेल होने की बजाय फर्दर प्रोसेस होकर सेल हो रही, तो उस केस में फिर अगर सेल वैल्यू मेथड यूज करना तो डेफिनेटली ए और बी अगर फॉर एग्जांपल सेपरेट पॉइंट पे सेल हो रहे हैं तो इनकी एज इट इज वैल्यू ले लेंगे आप। और अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए फिर आप एक रिवर्स वर्किंग करके हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू लेके फिर सबका प्रोपोर्शन बना। तो मेरे ख्याल एक पैराग्राफ थोड़ा सा लिखा है। If some of the products if some joint products if some joint products are saleable at separate point and some are not, then use sale value at separator for those products which are saleable at separator point
while for others calculate the hypothetical sale value and separate out. जो प्रोडक्ट्स सेलेबल हैं उनकी वैल्यूज एज इट इज करें, और अगर कुछ प्रोडक्ट्स एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ के बाद फर्दर प्रोसेस होकर सेल हो रही है तो उनके लिए फाइनल सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर लें। तो कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? बेटा पर यूनिट सेल प्राइस की बात ही नहीं हो रही। अब क्या क्वेश्चन है? सवाल है आपका ये होना चाहिए अगर है तो कि अगर दोनों प्राइसेस अवेलेबल हो, वो मैंने बात की थी, अगर सेपरेट पॉइंट पे भी सेल हो सकती है प्रोडक्ट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी, तो डेफिनेटली हमें सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ चाहिए, तो हम एज इट इज यूज करेंगे। हमारी यूनिट की बहस नहीं है, हमारी यूनिट सेल प्राइस और डेफिनेटली हमने फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यूज बनानी है। दोनों अवेलेबल हैं तो हमें चाहिए ही कौन सी? जब स्प्लिट ऑफ किया तो फिर हमें हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू की वर्किंग करनी नहीं है, ये कब करनी पड़ेगी? ठीक है जी, कुछ क्लियर है? अच्छा, ये जो दो मेथड हमने पढ़े इसकी एक मिनट हेडिंग जरा दोबारा देखना। हमने डिस्कस करना क्या शुरू किया होगा कि हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना चाहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स पे। तो इसके दो मेथड्स हो गए, कौन कौन से? फिजिकल क्वांटिटी मेथड एंड सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट मेथड। एक वैसे थर्ड मेथड भी है, लेकिन वो जब जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम दो रखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। जी सर, सबसे पहले ये आप जहन में दोबारा रिफ्रेश कर लें। जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज रखती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और बाय प्रोडक्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स होते हैं। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स, इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर बाय प्रोडक्ट। अब इनसिग्निफिकेंट मींस इमटेरियल, इमटेरियल मींस माइनर अमाउंट्स। तो अब एक मिनट मेरी बात सुनना, ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए फॉर एग्जांपल एक जॉइंट प्रोसेस है, उसमें तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, सपोज एबीसी, और ऐसी जॉइंट प्रोसेस में से फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोडक्ट एक्स बन गई, दैट्स बाय प्रोडक्ट। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई है, दैट्स 5 रुपीस। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, लेकिन वो कंबाइंड कॉस्ट है, किस किस पे है? इन सब प्रोडक्ट्स पे, ए बी सी डी और इवन एक्स पे। लेकिन बेटा क्योंकि बाय प्रोडक्ट एक इनसिग्निफिकेंट आइटम है, तो पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है, कॉस्ट मैं जो बोलूंगा अभी मैं लिखता भी हूँ, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। बाय क्या इस पे इनकर हुई? नहीं हुई तो है, लेकिन इमटेरियल सी है, ऐसे ही उसे एलोकेट करके टाइम वेस्टिंग है। इट मींस जॉइंट कॉस्ट सिर्फ किस पे एलोकेट होती है? तो फॉर एग्जांपल एक्स अगर प्रोडक्ट बनी है तो इवन देन हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपीस को ए बी सी में आइदर बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी मेथड और बाय यूजिंग सेल वैल्यू मेथड एलोकेट।
लेकिन समटाइम्स ये हो सकता है कि ये जो बाय प्रोडक्ट है इसकी कोई रिकवरी वैल्यू, रिकवरी वैल्यू मीन्स इसे बेच के कुछ कमाया जा सकता है। जैसा मैंने एक ग्रीस की एग्जांपल दी थी, अगर फॉर एग्जांपल इसको फेंकना ही है, बस बनी है, इसका कुछ भी नहीं होना, इसको जस्ट थ्रो अवे करना, इसका मिलना भी कुछ नहीं है, तो देन तो इसे कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। लेट्स अज्यूम देयर इज नो रिकवरी वैल्यू दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इट, इससे कुछ नहीं मिलना, तो कॉस्ट इस पे एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू इसकी है नहीं, ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट। मेरे वर्ड्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, और लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसे बेच के, ये रिकवरी वैल्यू मींस इसे बेच के 1000 रुपीज सपोज कमाए जा सकते हैं, ये कॉस्ट है या इसकी सेल वैल्यू है? तो ये रिकवरी वैल्यू मींस बेच के, अगर रिकवरी वैल्यू मींस सेल वैल्यू है। अगर सेल वैल्यू नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं, इसकी स्टोरी खत्म। लेकिन अगर रिकवरी वैल्यू है, इवन देन कॉस्ट एलोकेट नहीं, ये 1000 रुपीज में क्या ज्यूम कर रहा हूँ कि हम बेच के कैश जनरेट कर सकते हैं, ये इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, आउटफ्लो, ये बेच के हमें मिल सकता है, ये इनफ्लो सेल वैल्यू का इनफ्लो एक्सपेक्टेड। सपोज को मार्केट में बेच के हम 1000 रुपया कमा सकते हैं, तो कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। अगर रिकवरी वैल्यू इसकी है तो फिर उसके 3 पॉसिबल ट्रीट्स हैं। किस चीज के ट्रीटमेंट्स बताने लगा? ट्रीटमेंट ऑफ, जस्ट अ मिनट, अब बात में आराम से लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। Cost is not allocated to byproduct. Why cost is not allocated? इनकर हुई होगी लेकिन इन मटेरियल सी है, इन मटेरियल मींस इनसिग्निफिकेंट है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कभी सुना? अपनी जिंदगी में कभी सुना था? वो भी नहीं सुना। इमटेरियलिटी का मतलब होता है, मटेरियलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंट चीज। तो इमटेरियल अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूँ तो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर नॉट सिग्निफिकेंट है तो फिर एज एन अकाउंटेंट हम इनसिग्निफिकेंट चीजों पे, इमटेरियल चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी अब जो हजरात अगर अकाउंटिंग का स्टार्ट में है तो मेरा जरा लफ्ज ज़हन रखिएगा, ये मैं किसका ट्रीटमेंट डिस्कस करने लगा? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी में। अब ये आप डिसाइड करें क्या ये पैसे आने हैं हमारे जाने हैं, ये आने हैं। मेरी इस एग्जांपल के मुताबिक हमारा कितना खर्चा हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग पर, वो आउटफ्लो है 5 लाख मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का। अब उसकी 1 मिनट बात नहीं होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1000 रुपीज दैट वी कैन जनरेट। अब अगर हम इसे बेचेंगे तो कैश आना है, ये बड़ा इसके 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स में हमने एंट्रीज बनानी है बेसिकली। तो एक इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको बेच के जो पैसे मिले उससे बिजनेस का एक इनकम स्टेटमेंट ध्यान में बनाए। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। तो जिस तरह आप जॉइंट प्रोडक्ट्स की सेल्स लिख रहे होंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में, उसी तरह इस कैश को भी बिजनेस की एक नॉर्मल इनकम के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। मसलन मैं क्या एंट्री बनाना चाह रहा हूँ? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिट। अनदर पॉसिबल ट्रीटमेंट है कि रादर देन आप इसे नॉर्मल सेल बनाएं, आप इसकी एंट्री कर लें कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। तो जस्ट प्रेजेंटेशन में चेंज आएगा, कहाँ की बजाय फिगर कहाँ आ जाएगी। मतलब ये 1000 रुपीज सेल्स में ऐड होने की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड ऑन जॉइंट प्रोडक्ट्स होंगे, बेस्ड ऑन जॉइंट प्रोडक्ट सेल वगैरह की होंगी, और फिर जब अदर इनकम में आएंगे तो वहां इस प्रोडक्ट एक्स के 1000 रुपीज को फिर ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर। तो नंबर 1 या कहाँ लिख लें? सेल्स में, या रादर देन दैट तो 2 एंट्रीज क्या बनिएगा? सेल में लिखना है तो डबल एंट्रीज कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और अगर अदर इनकम में लिखना है तो कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कुछ डेबिट क्रेडिट। लेकिन एक थर्ड पॉसिबल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन अब इस तरह यहाँ तक आप लिखना, फिर थर्ड में मैं आता हूँ। ये जो मैंने बोला भी ये भी treat it
as revenue of business, normal revenue, or revenue means sale, वो फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन साइलेंट होगा फिर क्या करना। बुक की अब जरूरत पड़नी है, जिन हजरात ने बुक अभी तक नहीं लिया कल होनी चाहिए प्लीज। मैसेज तो आप गया होगा आपको, लोगों ने फिर दिल्ली में, तो कल प्लीज सबके पास हो। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, तो आप इस टेंशन में रहिएगा। आपको फिलहाल मेरे पास पीडीएफ शेयर हो गया होगा, चैप्टर में फिलहाल पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, बुक आपको डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल एक आध दिन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इस माजा थोड़ा सा ऊपर आना दे, टाइम पे क्लास में आएगा। ये बेटा इम्तिहान फ्रेंडली प्लीज, जो मैंने कहा उसी को फाइनल समझो। अभी तक ऐड नहीं हुआ सारा ग्रुप में, इधर फिर दोबारा देख लो जिन जिन हजरात में। ये नोट हो गया सर। तो प्लीज बाय प्रोडक्ट के एंगल से नंबर 1 क्या चीज ध्यान में रखें, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड। सेकंड, if it has some recovery value, it is treated as follows. As follows में number 1, treat it as normal revenue means sales. Treat it as number 2, other income. थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, एक मिनट जरा डायग्राम देखें बोर्ड। देखिए 5 लाख रुपीस कॉस्ट इनकर हुई थी हमारी, ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो समझ आते हैं, हमारा खर्चा हुआ है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में हमारा पैसे गए हैं। तो अगर हम मेथड नंबर 1 या 2 फॉलो कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट के लिए, तो 5 लाख रुपीस एज इट इज ए बी और बस सी पे एलोकेट हो, और 1000 का ट्रीटमेंट हमें अदा करना है। लेकिन सर इसे इस तरह भी शायद सोचा जा सकता है कि 5 लाख रुपीस इज द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट व्हिच इज एन आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, और इसी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट एक्स बन गई, और उसको बिना के बेच के हम 1000 रुपीस कमा सकते हैं। तो सोचने का थर्ड स्टाइल ये भी हो सकता है कि दिस 1000 रुपीस
is a recovery against manufacturing cost of the business। देखिए हमने कितना खर्चा किया और क्या उस खर्चे के रिजल्ट में एक ऐसी चीज बन गई जिससे हमें 1000 रिकवर हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 4,99,000। क्या कर रहा हूँ, ये जो रिकवरी वैल्यू उसको फिर किससे नेट ऑफ कर रहा हूँ, इसे प्लस करूँ या नेट करूँ। ये 5 लाख आउटफ्लो है, 1000 इनफ्लो है। अगर एक थर्ड ट्रीटमेंट यूज किया जाए दैट इज कि कैश जो मिलना है आपको उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से नेट मींस माइनस मींस क्रेडिट कर। खर्चा हमारा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो ये तो एक्सपेंस डेबिट है। तो अगर मैं नेट ऑफ कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या एंट्री बना रहा हूँ, बहुत से सुनेगा, कैश डेबिट कॉस्ट या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। इससे क्या होगा, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट either by using physical quantity method or by using sale value at separator method A, B और C में allocate होगी। In either of the case cost किस पे allocate नहीं होनी, तो cost की बात नहीं होगी। 5 लाख ने एक्स पे नहीं जाना। मेथड नंबर 1 इज कि उसकी रिकवरी वैल्यू को आप अलग से इनकम बनाएं। मेथड नंबर 2 इज अलग अदर इनकम बनाएं। इट मींस उसका कोई लिंक इस 5 लाख से नहीं है और 5 लाख एज इट इज एलोकेट करें बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स। लेकिन द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि आप इस कैश को एज अ रिकवरी वैल्यू नेट ऑफ कर लें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बाय मेकिंग एंट्री बना कैश डेबिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। उससे क्या होगा, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी व्हिच इन दिस केस इज 4,99,000। फिर वो 4,99,000 रुपीज एलोकेट होगा बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। वो उन्हीं मेथड्स के बेस पर हमने डिस्कस किया। कुछ अंडरस्टैंडेबल बात। आए थर्ड मेथड, read it as a deduction from joint manufacturing cost। और इस केस में कम से कम बाकी तो आई होप के फर्स्ट 2 की एंट्रीज आप ज़हन में सोच सकते हैं, थर्ड की एंट्री लिखते हैं। अच्छा बार बार मैं कैश बोल रहा हूँ, डेफिनेटली रोल बेसिस पे एंट्रीज हो सकती हैं, कैश रिसीवेबल डेबिट अगर ये नहीं बचा। और क्या क्रेडिट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। कितने से इस केस में 1000 मींस जो रिकवरी वैल्यू और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डेफिनेटली अगर फिगर्स चेंज होगी तो व्हाट इट इज। एक सेंटेंस और लिखना जो मैंने अपनी बात में कहा, आफ्टर दिस डिडक्शन net joint manufacturing cost will be allocated joint products तो कैश या रिसीवेबल डेबिट करने से आपका एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो आपके एक्सपेंसेस में से फिर नेट ऑफ हो जाएगा। तो कंफ्यूजन इस बात में, तो ये बड़ा 3 मेथड्स अलाउड है। फाइनली अब एग्जामिनर हमें जैसे कहेगा वैसे हम किया करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ये आ सकता है, एक सिचुएशन ये आ सकती है कि अगर एग्जामिनर नाम बताए कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है इन 3 में से जॉइंट बाय प्रोडक्ट, सॉरी इन 3 में से बाय प्रोडक्ट का कौन सा ट्रीटमेंट अगर करना है, क्वेश्चन साइलेंट है, एक नोट लिखा है। If question is silent,
can use third method. Normally by default third method यूज होता है डिडक्शन अगेंस्ट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है। इंफॉर्मेशन है तो कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो थर्ड मेथड कौन सा वाला, कैश रिसीवेबल डेबिट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड होंगे जरा पॉइंट नंबर 1 और 2 का भी मुझे कहा जा रहा है एंट्रीज में। पॉइंट 1 की एंट्री कैश रिसीवेबल डेबिट सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिट। साथ ही जगह बनाना है, अदर इनकम बनाना है तो कैश है अदर इनकम क्रेडिट। In this case, amount लिखा according to the example 1000. फाइनली अब हमें जरा बुक की जरूरत है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनके सामने मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। मेरे पास बुक है, बुक यूज करें। पेज नंबर 12 का यहाँ तक जो पढ़ा इसकी बेस पे क्वेश्चन कर। आने दे सर, गेम शुरू हो गया, सब कुछ हो सकता है। नोटेड है प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख चुके तो लिख तो नहीं जाओ प्लीज। जी सर, ये पेज नंबर 12 के दरमियान में आपको एक एग्जांपल मिलेगी, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। एक आसान सी एग्जांपल स्टार्ट्स। रेडी सर? Two joint products XX and YY are produced from a common process. डाटा बेटा दिया होगा आपने, अकॉर्डिंगली जो बातें हो रही है उसको अप्लाई करना सीखना। During July, 11,000 units of material were input to the process. Total cost of processing, direct material and conversion cost. अभी प्राइम कॉस्ट वर्ड पढ़ा कुछ दिन पहले, शायद कन्वर्जन कॉस्ट की बात नहीं हो सकी, रजिस्टर में लिखा है मेरा ख्याल फिलहाल। दो चीजें जरा याद रखनी है, एक है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट is sum of raw material consumed means direct material and direct labor. अंडरस्टैंड कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, इस तरह का फॉर्मूला याद रखें। डायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली मींस रॉ मटेरियल। एक लफ्ज है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। और रॉ मटेरियल अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उसे फर्दर क्या क्या काम करना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स बने। कन्वर्जन के खर्चे कहलाते हैं डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। FOH मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर, DL डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करें तो द फिगर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। एक कैलकुलेशन है बेसिकली, आई होप के आपको पता है। कन्वर्जन कॉस्ट किसी नई कॉस्ट का नाम बता रहा है, ये कुछ टोटल्स के नाम है। अच्छा, एक और भी चीज है जिसको ज़हन में रखना हमेशा जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आती है वो ठीक है, इसके दो हो सकते हैं। एक तरीका पहले ये रखता हूँ, फिर दूसरा बता दूँ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा बोल सकता हूँ। और डेफिनेटली जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, और करके हम ऐसे भी कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स।
मटेरियल लेबर ओवरहेड्स या प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन इसमें गलती का खतरा देखा जरा, पहली दोनों चीजें देखा जरा गौर से। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐसे भी आ सकती है, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट? देखिए जरा फॉर्मूला, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, इस तरह क्यों नहीं आ सकती? इसमें डायरेक्ट लेबर डबल हो जाएगी, डायरेक्ट लेबर उसमें भी है प्राइम कॉस्ट में भी, और नीचे कन्वर्जन में भी है। हाँ शायद ये इस तरह बोला जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ये लिखो थर्ड। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। बाय डिफॉल्ट वैसे ना सबसे पहला जो तरीका है वो ध्यान रखें, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑल्टरनेटिवली फिर अगर हमें ऊपर वाली दो चीजें याद हो रही हैं तो इंशाल्लाह अदरवाइज भी बन सकता है। तो बाय डिफॉल्ट प्लीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ थ्री कॉस्ट। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि प्राइम कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट ये कैलकुलेशंस के नाम है, ये किसी अलग से कोई एक्सपेंस के नाम नहीं। मेन मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे कौन कौन से हैं? मटेरियल लगेगा, लेबर कॉस्टिंग करोगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बोल दें जरा। चंद एक रहने देंगे, एक आदि बोल दें सर, साथ वाला बोल देगा सबकी तरफ से हो जाएगा सर, आज वो भी नहीं बोल रहा सर, तो एक दो तो कर लें। रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर वगैरह वगैरह वगैरह, दो तीन चार तो बोला करें। आ जाए वापस सीट एग्जाम्पल। ये ठीक है बेटा, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ये हम थर्ड सेकंड लाइन में थे। ड्यूरिंग जुलाई 11,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वर इनपुट टू द प्रोसेस। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग उसने बढ़ रखी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एग्जामिनर के वर्ड्स अंडरस्टैंड करने चाहिए हमें। ब्रैकेट पढ़ें और बताएं लाख रुपए का क्या आसान सा नाम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोसेसिंग कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ब्रैकेट में लिखा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैसे पता चला मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट का सम का। तो ठीक है, हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वही कर लेंगे जो दो तीन पढ़े, लेकिन अगर कभी एग्जामिनर यूज करे हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। ओके जी प्लीज। नेक्स्ट लाइन सर, आउटपुट वाज 6,000 units of XX, 4,000 units of Y and 1,000 units of a byproduct Q। मैंने आपको उस दिन भी लास्ट क्लास में भी कहा था, ये कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये एग्जाम में हमारा डिसीजन नहीं हुआ करेगा, ये एग्जामिनर हमें बताएगा, लेकिन हमें उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। ये अब यहाँ तक जो हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसे पढ़ चुके हैं, एक रजिस्टर खुला है, उस डायग्राम फॉर्म में अगर अपनी आसानी के लिए बना लिया जाए। स्पीड अप हो सर, हेडिंग देखें, एग्जांपल, इसका आंसर बनाना शुरू करें। बाकी डेफिनेटली जब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करने वो तो करते भी, फिलहाल समझ लेना। तो इस प्रोसेस में कितने यूनिट्स की इनपुट है? 11,000। सुने वर्ड्स कभी? इनपुट, प्रोसेस में इनपुट। आउटपुट किस किस की हुई? XX, YY एंड Q। क्यों? उसने बाय प्रोडक्ट कह दिया। कितनी इतनी क्वांटिटी बनी? 11,000 टोटल था, 6,000 यूनिट्स XX के बने, 6,000, 4,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी बन गई। अब डेफिनेटली चीजें ऐसा सब एडवांस होती जाएंगी। क्या सम टाइम प्रोसेसेस में लॉस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतनी क्वांटिटी इनपुट हुई है, अगर हम देखें तो उतनी ही क्वांटिटी बस ब्रेक होकर आउटपुट में कन्वर्ट होगी। सम सेम है दोनों। आइडियल सिचुएशन यही है क्या?
इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। बस हुआ क्या है कि वो इनपुट स्प्लिट हो गई है इन प्रोडक्ट्स में, एक्स एक्स वाई वाई एंड क्यू। डी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन, लाख रुपया कहाँ लिखे, लाख रुपया प्रोसेस का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग रुपीज 1 लाख। ये ओके, बाकी अब क्वेश्चन और कंप्लीट करें। नेक्स्ट लाइन, इनके पास बुक है, बुक से पढ़ो, इसे हाथ में रखें, साथ हाईलाइट करें। XX has a sale value of 24 per unit when it is output from the process. YY has a sale value of 12 per unit when it is output from the process. Q has a sale value of 1 per unit. Company's policy is to apportion joint cost based on sale value at the point of split out. As such, there is no information of further processing. क्या चीजें एज इट इज बिकती महसूस हो रही हैं। 80% of the output of both the products XX and YY was sold by the month end. क्या कुछ स्टॉक बचा लग रहा है? The proceeds of sale of the byproduct could be treated in one of the following ways. वो जो following ways पढ़े हैं ऊपर वही नीचे लिखे हैं। नंबर 1, separate revenue, other income और deduction। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? Prepare an income statement for the month of July। जुलाई के महीने की एक स्टेटमेंट बनानी है, assuming each of the above treatment for by product separately। क्या मतलब? ये 3 स्टेटमेंट्स हो रही है सर, देखें तो दोबारा पढ़ें। assuming each of the above treatment for by product separately, मतलब पहली जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसमें बाय प्रोडक्ट को एज अ रेवेन्यू, फिर अदर इनकम सेकंड में। अब ये तीनों तो नहीं एट अ टाइम, सेल भी बनानी है, अदर इनकम भी बनानी है, या सेल बनाना है, या अदर इनकम और या डिडक्शन। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाए जरा डाटा देखें। जॉइंट प्रोडक्ट की एलोकेशन के लिए कौन सा मेथड उसने बता दिया है, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है कि हम सेल फिजिकल क्वांटिटी से नहीं कह रहा। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए सेल वैल्यू मेथड है सेपरेट ऑफ पॉइंट का, लेकिन बाय प्रोडक्ट के एंगल से वो कहता है तीनों को सेपरेटली ट्रीट करके। समझ आ गया प्लीज? हाउ टू सॉल्व इट, बिस्मिल्लाह। प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन है बेस्ड ऑन दिस डाटा, जितना हम कर सकते हैं। इस तरह इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिस तरह के पर्सन में वर्ड लगाओ, और इस इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए प्लीज क्लियर कर लीजिए, ऐसे परेशान ना हो जाइएगा। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट जब बना रहे हैं उसमें बाय प्रोडक्ट एंगल से सेपरेट, ये समझ आ रही है? 3 स्टेटमेंट की बात करना शुरू हो गए। सेकंड स्टेटमेंट बनाते हुए क्या रिजेम रखेंगे, एज अदर इनकम, और फिर देखेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। और थर्ड में क्या देखेंगे, डिडक्शन, सेपरेट रेवेन्यू के एंगल से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सिर्फ एक मंथ की स्टेटमेंट बनाने को कहा जा रहा है। यकीनन शायद ये चीजें आसान सी बात, एग्जांपल है फिलहाल, शायद आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। एक एक बात मेरी ध्यान से सुननी, बस मेरे साथ रही, आगे पीछे नहीं। जी सर, जी स्टेटमेंट स्टार्ट करें सर। सबसे पहले क्या लिखो, सेल्स। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस करनी जरा ध्यान में रखना है, हम इस वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास में, और कुछ देर बाद हो सकता है दोबारा FA1 की क्लास में, कोई FA2 की क्लास में चला जाए। तो ये बात मैंने इसलिए इस वक्त इसलिए की है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, और एक्सटर्नल यूजर्स से मुराद मेनली शेयर होल्डर्स, अब बड़े हो गए शेयर होल्डर्स, तो उसकी फॉर्मेलिटी थोड़ी सी स्टेटमेंट की और है।
मसलन मैंने ये बात इसलिए की है कि डेफिनेटली अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही होंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम सेल्स इकट्ठी लिखेंगे, और अगर कोई एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो नोट बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में लाए सर, इसकी वर्किंग नोट्स में रख करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ एज इट इज लिखेंगे, लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, मतलब जो वर्किंग्स हैं वो नोट्स में करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग साफ सुथरी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर के सामने समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करें इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन इस अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंट है तो हम ये मैनेजमेंट के लिए मीन्स अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर इसमें वो फॉर्मेलिटीज ना भी अप्लाई हो सके तो इसमें इतना इशू नहीं होता। हाँ डेफिनेटली अगर हम चाहें तो यहाँ भी नोट्स में जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये अपने लिए स्टेटमेंट्स हैं इसलिए इसमें कम फॉर्मेलिटीज होती है, हम कुछ टाइम सेव कर सकते हैं। तो इस वक्त हम किस क्लास में अवेलेबल है, तो देर पर बेटा मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक मिनट, एक्स एक्स वाई, और ब्रैकेट ऊपर देखें क्या क्यू भी यही आ जाएगा। बस ये मैंने जरा प्रेजेंटेशन के एंगल से बताना था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरी अदर एस्पेक्ट इज सेम, हमने प्रॉफिट निकाला। हाँ शुरू कर, कोई कंफ्यूजन मेरी इस बात से? बहरहाल इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटी छोटी बातें आपके ज़हन में सेट हो जाएंगी। जी सर, अब कहने जरा डाटा चाहिए हमें, ढूंढे फिगर्स, एक्स एक्स की सेल्स फाइंड आउट करनी है, एक्स एक्स के कितने यूनिट्स बने हैं, 6000 बने हैं, लेकिन बिके कितने हैं, 80% सही मिला। एक्स एक्स और बाय बाय के एंगल से 80% चीजें बिकी हैं, तो क्या सेल आप यूनिट सोल्ड के एंगल से लिखेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस के एंगल से? सेल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। तो कैसे करो, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, ऑब्वियसली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है कितने बनते हैं 4800, और मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट 24, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आसान तरीका 24। तो सेल्स कैसे आती हैं, सेल्स कैसे आती हैं, वैसे ही आती हैं सर जैसे आती हैं, कमाल है यार, ये भी बात है करने वाली, पूछ ही बैठा तो बताइए कैसे, वैसे ही नहीं आती, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो 80% करके क्या फाइंड आउट हुआ कि कितने यूनिट्स बिक गए 4800 और मल्टीप्लाइड बाय 24। ओके ये फिगर सही है यार, फिगर तो बता दूंगी। वाई वाई के कितने यूनिट्स बने, वाई वाई के यूनिट्स बने हैं 4000, तो मल्टीप्लाइड बाय 80%, दोनों के 80% यूनिट सेल हुए हैं, तो वाई बाय 4000 into 80% means 3400 I think, और multiplied by 12, 38,400। Please use calculator sir, look at the data। तो क्वेश्चन के ऊपर रजिस्टर रखी है भाई ने, उठा ही नहीं पिछले 5 मिनट से। तो क्या इस क्वेश्चन में जो पर्पस एग्जांपल हमने स्टार्ट की है, हमारी प्रोडक्ट्स सेपरेट पॉइंट पे ही सेल हो रही है, लेकिन कितनी बनी 6000 4000 रिस्पेक्टिवली, कितनी बिक गई 80% की सेल हुई। ओके ओके सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? चलिए दोबारा डेटा देखें, और हमारी स्टेटमेंट की ब्रैकेट है बाय प्रोडक्ट के एंगल से सेपरेट रेवेन्यू, क्यू के एंगल से देखें, क्यू के कितने यूनिट्स बने थे, उसके कितने बचे। देखिए स्टॉक्स के एंगल से हम कब अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक बचा या नहीं बचा, अगर कोई इंफॉर्मेशन हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 80% लाइन ना हो तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि 80% बिके, 70% बिके या 100% बिके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम स्टॉक्स अज्यूम कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम सिंपली क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो बना है वो सेल होगी। तो क्यू के एंगल से क्वेश्चन पड़ा, क्यू का क्या अब नहीं बताया गया कि स्टॉक बचा है या नहीं बचा, सिर्फ एक्स एक्स एंड वाई वाई के एंगल से 80% बताया उसने। तो सिंपली फिर क्या करें,
क्यू की तरफ आए, कितने यूनिट्स बने हैं 1000, एक यूनिट की सेल प्राइस भी गिवन है 1, therefore 1000 rupees is सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ठीक, और उसे इस वक्त हम किस मेथड के एंगल से ट्रीट कर रहे हैं कि हमने इसका सेपरेट रेवेन्यू इसी तरह बनाना है जिस तरह जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाना। ओके प्लीज, मैंने तो कहा था यार अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो थर्ड मेथड होता है, तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर, ठीक है, याद है कि सम करना 154 600 कौन सा कैलकुलेटर्स का बड़ा फैसला करें। अगर ये टोटल इतने आ रहे हैं जाती है, अपनी मर्जी से जहां दिल किया एक जीरो एक्स्ट्रा लगा ली। ये डालने से देन नेक्स्ट हेडिंग सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस लग रहा है? वजह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, यूनिट्स इनपुट हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, मटेरियल लेबर लग रही है, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने बात इस वक्त की है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का। मैंने जो नोट्स दिए थे या बुक अगर है तो पहले कहीं देखें जरा बुक पर प्लीज, फॉर्मेट्स काइंडली इस तरह से ध्यान रखें। बुक का ये नोट्स अगर है तो फर्स्ट पेज के एंड पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू आ गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलनी है? ओपनिंग फिनिश में तो इसमें क्या ऐड करना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने गलत, बिल्कुल गलत वर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर्विस ना कहें, सही वर्ड बोले। कॉस्ट ऑफ गुड्स मेड किसके लिए वर्ड था? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फर्क हो सकता है, सही तरह चीजें क्लियर रखें सर। ओपनिंग, वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग हो सकते हैं, सही तरह रिवाइज करें। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ढूंढनी पड़नी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं, सॉरी, प्लस ओपनिंग क्लोजिंग अगर हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आना ये प्लीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होना। आ जाए वापस, काम कंसंट्रेशन का ही सर, ये स्टार्ट नहीं सर। और बेटा मोहसिन 38,400 है यार, खुदा के लिए अपनी तरफ से जीरो लिख के मुझे आंसर आप भेजें 5,02,000 यार, और फिर बार बार इतने कॉन्फिडेंस है। 38,400 रुपए के जमा करके देखें, 1,15,200 में जमा 1000, 5 लाख कैसे आ सकता है सर? 5,02,000, इस कैलकुलेटर को फैसला करें सर। ये सर और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे शुरू करूं, है या नहीं है वो गलत बहस है, सही तरह चीजें रिवाइज कर अपने माइंड में। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नाम बताएं इस सवाल में। एक्स एक्स वाई वाई यू कह रहे हैं, लेकिन उसका तो कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी बाय प्रोडक्ट। तो ढूंढे जरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के कोई क्वांटिटीज, कोई अमाउंट्स, एक्स एक्स वाई वाई का स्टॉक गिवन हो। और गिवन है तो सही यार, 20% बचा तो हुआ। वो क्लोजिंग ओपनिंग कैसे कहते हैं यार? पीरियड के स्टार्ट पे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डैश लगाना। होता नहीं है, नहीं हो नहीं सकता। प्लस देखें पूरे वर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढनी है अपने डाटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है या फिगर अवेलेबल है? 1 लाख तो गौर से देखें। हम अगर स्टेटमेंट बनाते तो हम उसमें मटेरियल लिखते, डायरेक्ट मटेरियल,
फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल आ जाता है, प्राइम कॉस्ट बना लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। वर्किंग प्रोसेसेस हमारे इस क्वेश्चन में महसूस नहीं हो रहे, मतलब ये नहीं कोई बता रहा कि कुछ यूनिट्स अभी इन प्रोसेस है। वर्किंग प्रोसेस है याद? ये याद है भाईजान, याद है। वर्किंग प्रोसेस किसे कहते हैं? ये यूनिट्स बन रहे हैं, तो वो कह तो रहा 20% अभी बन रहे हैं, 20% सेल नहीं हुए, बन चुके हैं क्या? बिके नहीं है, क्लोजिंग फिनिश हो। तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से शायद यही 1 लाख रुपीस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। हमेशा ऐसे ही है, क्या ना होने की वजह से क्या क्या बन गया? वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल ना होने की वजह से यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई। तो ये अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल ना होती हम डेफिनेटली से कैलकुलेट कर सकते थे। दोबारा पेज नंबर 1 देखें प्लीज, देखा करें, मुझे आता है मैं देख लूंगा, इस तरह के चक्रों में ना पड़ा करें। उसके ऊपर स्टार्ट में जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फॉर्मेट देख के मेन हेडिंग्स बोल लें, इसको पक्का करें ज़हन में। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, डायरेक्ट लेबर ऐड होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हो सकता है, और अगर ना हो तो क्या वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगा? हमारे इस क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है और वर्क इन प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। आ जाए वापस। जी सर, चलो आगे। आगे क्या ढूंढना है? अब मैंने तो कहा था यार 1 लाख में से 1000 माइनस करना, 1000 रिकवरी वैल्यू 1 लाख में से माइनस करनी है यार। मैंने कहा था प्रेफरेबल वही है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइड में इस वक्त कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बुरा नहीं बनाइए, ये सवाल में से हो जाना था थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने कहा मैं खुद बोल दूं, लेकिन अभी भी हो जाना है, पता मुझे भी। इस वक्त हम सेपरेट रेवेन्यू बना चुके हैं, ये या मेथड है, दो तीनों एक ही स्टेटमेंट में नहीं आने। हम क्या बना चुके हैं और वो बात खत्म भी हो गई, हमने उसे रेवेन्यू बना लिया है, और फर्दर अब हमें जॉइंट सॉरी बाय प्रोडक्ट के एंगल से इस क्वेश्चन में अभी स्टेटमेंट बनाते हुए नहीं सोचना, वो फिर सेकंड और थर्ड डिपार्टमेंट में बहस करें। चलिए सर, अब क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये करते हैं देखें क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा। अच्छा, क्वांटिटी चाहिए या अमाउंट चाहिए? अमाउंट चाहिए, ऑब्वियसली अमाउंट चाहिए। किस किस की क्वांटिटी बची हुई है जिसकी अमाउंट चाहिए? अब ये बात जो मैं करने लगूं काइंडली, तो फिर अभी फिगर्स लिखते भी हैं, जरा आप भी सोचें, डाटा अपने सामने रखने क्वेश्चन करो। देखिए बेटा 6000 यूनिट्स बने हैं एक्स एक्स, ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होनी, बार बार डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो प्लीज इसको नहीं आप कह सकते कि हमें आइडिया नहीं। सारे सोचें, 6000 यूनिट्स बने हैं एक्स एक्स के, कैलकुलेटर उठाएं, 80% सेल हो गए हैं तो स्टॉक में 20% होने चाहिए, तो स्ट्रेट में 20% लिखें। 1200 यूनिट्स बचे, अब हमें इन 1200 यूनिट्स की अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए। और एक अभी अजीब सी आवाज आई है, चले अच्छा हो गया वो आवाज आ गई, कहीं शुक्र अल्लाह का, ये ना होता कि बाद में ये भी हो सकता मुझे कहना पड़ता। तो 24 रुपए नजर आए कहीं किसी को, और मेरा ख्याल है कि खुदा ना खासा मल्टीप्लाई तो नहीं करती, तो है तो ही 24 रुपए का एक यूनिट एक्स एक्स है। ये सेल है, तो स्टॉक भी तो सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। चीजें सेल प्राइस पे कब जाती हैं? जब वो बिक जाए, तो स्टॉक को कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर हमें 6000 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्स में से 1200 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो क्या सबसे पहले हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि 6000 यूनिट्स को बनाने में खर्चा आया कितना? अगर हमें ये पता चल जाए 6000 यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है, तो जितनी भी वो कॉस्ट आई होगी 6000 यूनिट्स की, उसको 6000 से डिवाइड करके क्या फाइंड आउट किया जा सकता है पर यूनिट, और देन मल्टीप्लाइड बाय 1200 करके स्टॉक की कॉस्ट आ सकती है। तो मेरा तो कह रहा है लाख रुपया, देखें गौर से, मेरा तो ख्याल है ये लाख रुपया कॉस्ट है 6000 यूनिट्स की। प्रॉब्लम क्या है?
उस 1 लाख में इन 6000 यूनिट्स की कॉस्ट भी है और 4000 यूनिट्स की कॉस्ट भी है। तो क्या हमें पहले एलोकेशन तो नहीं करनी पड़नी? एलोकेशन कर लेंगे, 6000 और 4000 यूनिट्स की अगर कॉस्ट मिल गई तो वहां से पर यूनिट बना लेंगे और रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई। तो क्या इस लम्हे, असल में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या अब इस वक्त हमें पहले एलोकेशन करनी पड़ेगी? क्यों? जिन आइटम्स के स्टॉक की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी, उन आइटम्स की हमें कॉस्ट तो पता ही नहीं अभी। टोटल तो पता है 1 लाख, लेकिन उसका ब्रेकअप चाहिए बिटवीन 6000 यूनिट्स कॉस्ट एंड 4000 यूनिट्स कॉस्ट। तो अब ये XX और YY जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, 1 लाख रुपीज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। डाटा देखें, क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन में बताया हुआ कि किस मेथड से इसकी एलोकेशन की जाए? ढूंढने की नहीं ढूंढने। तो अपॉर्शनमेंट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एलोकेशन किस मेथड से करनी है जॉइंट कॉस्ट की? सेल वैल्यू एक्सेप्टेड। तो आ जाए वर्किंग की तरफ आए, थोड़ी सी स्पेस रखें नीचे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हमने, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। जी सर। तो अब सबको पता है कि हमें चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक की फिगर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एलोकेशन करनी पड़ेगी। तो वर्किंग 1 को बना लें, एक W1 लिख लें जहाँ क्लोजिंग स्टॉक था। तो एलोकेशन ऑफ joint costs, joint products। अच्छा, ये मुझे कुछ कॉलम्स अब बनाने हैं, तो ये कॉलम्स काइंडली पहले मुझे बना लेने दीजिएगा, आप भी रिवाइज करना अपने साथ। प्रोडक्ट नेम XX YY, Q भी तो है यार, Q एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं, याद रहेगा। देन सर जी, इससे अगला जो कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ यूनिट्स प्रोड्यूस लिखूं या सोल्ड? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे आएगा या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे आएगा? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंटरचेंजेबल वर्ड, ये भी याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे आएगा। तो मैं शायद कॉलम लास्ट क्लास में बना रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हुआ करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 1 लाख रुपीज दोबारा से रिवाइज करें, 1 लाख गुना करें, सवाल देखें ये क्या है। 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इस खर्चे से XX और YY के यूनिट्स बने कितने, हम इन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो लाख रुपया खर्चा हो गया, ये यूनिट्स बने हैं, वो ठीक है, बाद में कुछ बच गए हैं, सारे बिके नहीं। तो हाँ, जितने बिके सेल उनकी नहीं, लेकिन एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, याद रहेगा। तो कितने यूनिट्स लिखूं? 6000, 4000। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो इन्हीं यूनिट्स का मैं सम करता 10,000 और 1 लाख रुपीस को एलोकेट कर देता। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेल वैल्यू मेथड एट सेपरेटर। अच्छा, एट सेपरेटर वाला पॉइंट प्रॉब्लम जरा रिवाइज करना है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग तो नहीं। तो देयरफॉर सिंपली बेटा शायद ऐसे कर सकता हूं। अब डाटा देखें कंडिया, पहले प्लीज देखें, अंधाधुंध ना लिखें। सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढना है 24, 12। यहां तक एक मिनट मुझे सॉल्व करवा दें। 6000 इन 24, 144 000, 48,000। एक सेकंड, ये इसको छोड़ के अपनी स्टेटमेंट देखें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है। तो बेटा एक मिनट है यार, क्या हो गया? 3 पेन है, अब मैं कौन सा उठाऊं, अब कौन सा, वो फैसला कर लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट देखिए सर,
ये इनकम स्टेटमेंट में सेल और है, यहां और है, ये प्रोडक्शन की सेल वैल्यू, प्रॉफिट की सेल से आएगा, जो चीजें हमने बेची हैं, तो ये एलोकेशन के लिए वर्किंग होगी। इट इज नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कितने यूनिट्स पे आएगा, बेचे हुए यूनिट्स पे या बनाए हुए यूनिट्स पे? और बनाए हुए यूनिट्स पे यार, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख यूनिट्स बनाए और बेचा कोई नहीं, तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एनी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। चीजें बेचने से प्रॉफिट होगा, तो वहां सेल हो रही है 80% गुड्स की। और यहां मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई है वो कितने मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स पे एलोकेट होनी है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू। तो इट इज सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। सही है, तो पूरे लिखे हैं, यहां तक आ जाओ। अब लिखे फुल इंटरेस्टेड एंड सेल वैल्यू ऑफ एट सेपरेट ऑफ, इसलिए नहीं कह रहा कि शायद प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। अगर आप वो भी लिखना चाहते तो लिखिए। तो सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, हमारे बस यहाँ तक एक आगे कॉलम एक चाहिए बस। कोई कंफ्यूजन नहीं बना प्लीज, सामने ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर बेटा नीचे वाली क्लास में कोई हजरात का क्वेश्चन हो अगर, तो एक तो फैजान आप लोग, लेकिन अगर रिजॉल्व ना हो सके तो क्लास के बाद मेरे मिल लिया करो ऊपर, या क्लास के स्टार्ट में आके मिल लिया करो। होपफुली आप टाइम पे आते हैं। जी सर, क्या एलोकेशन हो सकती है सर? कैसे? अब सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का टोटल करना है, एक्स वाई, एक्स एक्स और वाई वाई की सेल वैल्यूज का सम करके मुझे सिर्फ ये चीज बता देना बोर्ड पे देख के कितने रुपए एलोकेट होने कॉस्ट पे, मतलब इस प्रपोर्शन को बना के एलोकेट करना कितने रुपयों को। 1 lakh rupees is to be allocated to the joint products on the basis of their respective sale values at separate of, करें वाइंड अप। टोटल हो जाएगा 192। एक आध वर्किंग लिख लिया कि अभी आप जरा स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो 144 डेफिनेटली थाउजेंड्स में भी हो सकता है, दो कॉमन है ऊपर नीचे, डिवाइड बाय 1,92,000 and multiplied by 1,75,000 rupees and 25,000 rupees. योगी जी 75,000। वैसे तो डेफिनेटली दो प्रोडक्ट्स ही हैं, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें तो दूसरी बैलेंसिंग आ तो सकती है, लेकिन फिलहाल प्लीज कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। 48 डिवाइड बाय 192 मल्टीप्लाई 1 लाख, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन तो नहीं सर? लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ 75,000 सर्कल लगाए, इसका नाम बताएं स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये क्या है? अब ये शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्स है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग ना होने की वजह से शायद यही उसकी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई। 1 लाख का खर्चा है और अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डेफिनेटली इट इज इनिशियली तो शेयर ही है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ए, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग ना होने की वजह से यही इसकी टोटल कॉस्ट भी है। तो थर्ड कॉलम में जो मैंने लिखा सेल वैल्यू प्रोडक्शन, इन वर्ड्स को भी लिखें, प्रोडक्शन की ये सेल वैल्यू है। हाँ, अगर आप साथ ये भी लिखना चाहें एट सेपरेट ऑफ, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे ही सेल है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था।
ये फाइनल सर। अब हम करना क्या चाह रहे थे, काइंडली जरा अपनी स्टेटमेंट देखें जहां हम पहुंचे थे। हम क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस वक्त जरा डाटा ना सिंप्लीफाइड सा है, शायद बहुत से आसान तरीकों से भी आ जाए फिगर्स, लेकिन प्लीज आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बोर्ड को देखना है। तो काइंडली प्लीज सही कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए एक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एक्स को बनाने की 75,000 रुपीज। ये ठीक है मेरी बात? अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 6,000 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नहीं, मेरे पास आएगा क्या पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और देन फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक की फाइंड आउट करनी फायदी तो मल्टीप्लाइड बाय इसके कितने यूनिट्स बनाए थे, हमारा देख लें 20% ऑफ 6,000 तो 1200 यूनिट्स रिमेनिंग। ओके प्लीज। और सिमिलरली मुझे वाई वाई करवा दें 25,000 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4,000 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय उसके 800 देंगे। प्लीज सॉल्व कर लेंगे। 4,000 का 20% एंड 6,000 का 6,000 का 20%। ये क्वांटिटीज मिल गई सबको 1200 800 15,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज। ये क्या करेंगे? वो इस डाटा में हो गया लेकिन हर जगह नहीं हुआ करेगा, तो जजाकल्लाह आपने बताया, लेकिन प्लीज सॉल्व कीजिए। एक और तरीका भी हो सकता था, लाख का सीधा करें 20%, लेकिन खुदा के लिए ये ना करें। आपके साथ रह रहे हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे भी आती है, प्लीज एक ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर सेम है तो ये ही हो सकता है। असल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, वहां से पर यूनिट निकालना है और जो यूनिट्स बच गए हैं तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देन अगर इन दोनों अमाउंट्स को सम किया जाए तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। The 75,000 rupees is the manufacturing cost of 6,000 units. So 75,000 divided by 6,000 or please multiplied by 20% units in stock. 60,000 into 80%. Into sorry 20%. 80% units बेचे थे, 20% स्टॉक में। ठीक है जी, प्लीज लास्ट पॉइंट। जी सर इसे उठाएं और अपनी स्टेट फाइनल करें। जी बेटा ठीक है जी, लास्ट पॉइंट प्लीज। अब डेफिनेटली ये भी पॉसिबल था कि शायद हमें अलग अलग कोई प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी हो, वो भी इंशाल्लाह गेम शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम टोटल एक इनकम स्टेटमेंट निकालें तो क्लोजिंग स्टॉक ठीक है जी 20,000। सर जी ठीक है सर, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या करना है? ओपनिंग है नहीं, एक वर्किंग करने का नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से अगर 20,000 माइनस किया जाए तो क्या चीज आ गई? ना बेटा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग ना होने की वजह से, और डेफिनेटली सेल में से 80,000 माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 74600। ठीक है प्लीज, पहले कॉस्ट ऑफ सेल फिर सेल में से लेस कर रहे हैं। सेल कितनी थी 154,600 माइनस 80,000 टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 74,600। ठीक है ये वर्किंग फाइनेंस आपकी। चले आगे चलें, डाटा देखें। और कोई अदर इनकम है तो सही है, कोई अदर इनकम सेकंड मेथड में आएगी। इस वक्त हमने उसे रेवेन्यू बना ली है, इसके नीचे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन हो, सेलिंग एडमिन। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखनी है हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह गिवन नहीं है। तो बस बेटा यहीं तक इनकम स्टेटमेंट ये बन सकती है, लेकिन ये हमारा ये क्लियर अपनी बात, आगे नहीं है कोई डाटा। अदर इनकम वाली बात याद है? अभी कौन सा फॉर्मेट चल रहा है? सेपरेट रेवेन्यू। तो इसके फॉरन बाद सेकंड शुरू करें, टाइम है अभी।
बाय प्रोडक्ट एज अदर इनकम। एक मिनट बेटा, सुनो तो, 400 है। जी सर, बस हेडिंग लिख के रुके जरा काइंडली, और बोर्ड पे देख। सेम बेटा, डेटा सिर्फ क्या करना है, बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को सेल की बजाय अदर इनकम ट्रीट करना है। तो एक मिनट जरा पहले ये देखना कि कहाँ कहाँ चेंज आएगा, तो शायद आप फिर खुद बनाइएगा, टाइम है नहीं। एक मिनट, एक्स एक्स की सेल सेम रहेगी, वाई वाई की भी सिर्फ ये अमाउंट है कि यहाँ की बजाय अदर इनकम में आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, लेकिन उससे एक चेंज आएगा, जरा सुनो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आएंगे आप, डेफिनेटली सेल कम हो जाएगी 1000 रुपीज, जब ये फिगर ऊपर से नीचे आएगी। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विल रिमेन सेम, वो फिर थर्ड मेथड है। अगर 1 लाख विल रिमेन सेम, तो एक मिनट अपनी वर्किंग वन देखना, क्या ये एलोकेशन सेम है? 6000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, 1 लाख रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज इट इज। ये बड़ा एज इट इज डाटा रहने की वजह, ये एज इट इज डाटा रहने की वजह से कि आपकी सारी क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग स्टॉक एज इट इज सेम रहे, ठीक है। तो सिर्फ द ओनली थिंग इज कि 1000 रुपीज सेल्स में से निकल के, ऑब्वियसली सेल कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली देखिएगा चेंज हो जाएगा, उसके बाद अदर इनकम में फिगर आ जाएगी। तो जरा खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली जहां वर्किंग हुई नहीं है, बस फॉर एग्जांपल सेल्स की जो फिगर्स है वो आप एज इट इज दोबारा देख के लिख लीजिए, जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए कोशिश करें, मैं भी देखता हूँ। और वर्किंग वन की जरूरत नहीं है, वो शायद ऑलरेडी अगर हो गई है और सेम है तो उसका दोबारा रेफरेंस आ सकता है। आप भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में से डाटा देख के लिखिए रादर देन लुकिंग एट द बोर्ड। जब बिरमान रेडी, नीचे वो नीचे वाले कुछ ऊपर ही बुला लेना एफएटी में। क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐसे वर्किंग नंबर वन दोबारा डेफिनेटली एक ही वर्किंग अगर सेम है, उसको दोबारा लिखना टाइम वेस्टिंग।
जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक अदर इनकम हेडिंग आएगी। अदर इनकम ब्रैकेट में लिखना क्यू, या बाय प्रोडक्ट अगर लिखना बाय प्रोडक्ट क्यू 1000 into 1000। बहरहाल देख रहे हैं, आपके ख्याल में कोई और फिगर अगर चेंज होनी है, कोई जेहन में है चीज तो जरूर उससे डिस्कस करें। तो समझ आती है, मैंने फिगर्स एज इट इज लिखनी है ऊपर नीचे बस की। क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग सेम एज इट इज यूज कर लो। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? फिर एक मिनट आप मेरे से एक फाइनल आंसर सा सुनो। बट अगर अदर इनकम हमने लिखी है तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है, वो जो भी हैं। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो एज इट इज फिर ये नेट प्रॉफिट है, क्या ना होने की वजह से। लेकिन एक मिनट ऊपर ऊपर स्टेटमेंट लाइए, उसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद छोड़ दिया, लेकिन क्या वहां कोई अदर इनकम आनी? फर्स्ट 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 नहीं, मेरे को डैश ही होगी फिर। इट मींस वहां भी फिर नेट प्रॉफिट मींस से अगर कोई सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होंगे तो वो दोनों इनकम स्टेटमेंट्स में एज इट इज लेस होंगे, तो इससे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये कहना चाह रहा हूँ। किस चीज की प्रेजेंटेशन बस ऊपर नीचे ही हो, 1000 सेल्स की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ गया। तो इस तरह के ऊपर भी अगर एक आध लाइन बना सके इस तरह थोड़ा सा करके, मैं डैश जो लगा रहा हूँ, व्हाट डज इट मींस, डॉट्स लगाने का, कि ना फिगर्स होने की वजह से सेलिंग एडमिन की, यही पे नेट प्रॉफिट भी है दोनों केसेस में। और ऑब्वियसली अगर एक्सपेंसेस हैं तो दोनों केसेस में ही माइनस होने, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इस प्रेजेंटेशन का। चाहे हम रेवेन्यू में अदर इनकम लें, सॉरी रेवेन्यू में बाय प्रोडक्ट की सेल लें, या अदर इनकम मिले ग्रॉस प्रॉफिट की प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, और डेफिनेटली मेथड थर्ड भी है, कौन सा? ये क्लियर है प्लीज, ये कंप्लीट करके उठिएगा प्लीज, अब नेट प्रॉफिट तक आ जाए दोनों केसेस में। There will be no difference in the net profits either by using first presentation of revenue or second presentation of other income। हाँ, थर्ड में को फर्क पड़ेगा, वो जब हम करेंगे तो पता चलेगा। तो वो आपके लिए होमवर्क नहीं है, अब टाइम नहीं रहा है, जरा उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कल आपके लिए। बस एक आध दिन जरा और इन चीज़ों को जरा एज इज रिवाइज बस करने, फिर इंशाल्लाह होमवर्क्स भी कल से शायद स्टार्ट हो जाए। बुक अब जिनके पास नहीं है वो काइंडली जरा बुक कल क्लास में अवेलेबल करके ही। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा रिवाइज बनता है बाद। इसलिए तो टेबल रखने का आपके सामने, एक बात बहुत बेहतर।